अरे भी बंद करो ना। हाँ, कहीं पर तो चल रहा है ना। तो देश, संपूर्ण देश का एक केंद्र है राम विद्यापीठ। इस प्रकार से देश की शिक्षा नीति कैसी होगी, शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी और शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, संविधान होगा, ऐसा सारा हमारी कल्पना में आता है। तो पहली बात है कि हमें हमारी बुद्धि को सरकारी व्यवस्था से मुक्त करनी है और शैक्षिक व्यवस्था बिठानी है। शैक्षिक व्यवस्था बिठाएंगे तो कुछ बातें तो भौतिक होंगी, लेकिन कुछ बातें शैक्षिक भी होंगी, अधिकांश शैक्षिक होंगी। तो फिर हम किस संदर्भ में विचार करेंगे? तो उदाहरण के लिए देश में जो जनसंख्या है वो कहाँ कहाँ रहती है? तो हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में रहती है, कुछ नगरों में रहती हैं, कुछ महानगरों में रहती हैं, कुछ पहाड़ों में रहती हैं, कुछ जंगलों में रहती हैं, कुछ तो रहने के लिए घर ही नहीं है, ऐसी वो भट घूमंतु जातियां होती है। तो हमारे कुछ घूमंतु में हमारे सन्यासी साधु ये भी आते हैं सब। तो देश में जितने प्रकार के निवासी लोग रहते हैं, जैसा उनका वातावरण है, जैसी उनकी परिस्थिति है, उसके अनुसार उनके लिए कैसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उस प्रकार उसके संदर्भ में उनको कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए, कौन से कैसे पाठ्यक्रम उन विषयों के रहेंगे, कैसा उसका सामाजिक संदर्भ होगा, कैसा उसका आर्थिक संदर्भ होगा, कैसा उसका पर्यावरणीय संदर्भ होगा, आदि सारी बातों का विचार करके हमें कितने प्रकार के विद्यालय चलाने होंगे, इसकी पहले कल्पना करना। तो एक शिक्षा के स्वरूप के बारे में चिंतन करने का एक संदर्भ रहेगा, कितने प्रकार के जन समूह हमारे देश में निवास करते हैं और उनको किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता रहेगी। दूसरा इसका विभाग ये होगा कि शिक्षा का उद्देश्य तय करना, किसको किस बात के लिए शिक्षा चाहिए, इसका विचार करना। तो इसके लिए हमारा जो भारतीय आर्थिक चिंतन है, हम कहते थे कि अर्थार्जन के 4 आयाम होते हैं। ये 4 आयाम हैं, एक उत्पादन, एक वाणिज्य, एक नौकरी चाकरी और एक है भिक्षा। तो इसके अनुसार हमें भिक्षा की प्रवृत्ति सुचारू रूप से चले, इसके लिए कैसी शिक्षा चाहिए? नौकरी चाकरी का तंत्र व्यवस्थित हो, इसके लिए कैसी शिक्षा चाहिए? उसी प्रकार से वाणिज्य का, उत्पादन का ये तंत्र कैसे चलेगा, इसके लिए कैसी व्यवस्था चाहिए, इसका विचार हमको करना होगा। फिर इन सबके, फिर स्त्रियों की शिक्षा और पुरुषों की शिक्षा ये कैसी होगी, इसका विचार करना होगा। फिर आयु की हर अवस्था के लिए किस प्रकार की शिक्षा चाहिए, उसका विचार करना होगा। फिर अभ्युदय और निश्रेयस, पूरे जन समाज का सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए किस प्रकार की शिक्षा चाहिए, इसका विचार करना होगा। इसका अर्थ है कि राम विद्यापीठ में सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च ये होना चाहिए।
अब हम ये भले ही डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च या अंग्रेजी शब्द बोल रहे हैं और आजकल जो यूनिवर्सिटीज में चलता है उसके संदर्भ में बोल रहे हैं, परंतु हमारे संदर्भ में भी हमें शास्त्र चिंतन करना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा और उसको युगानुकूल बनाने के लिए और सर्वजन समाज को उपयोगी ऐसा बनाने के लिए अनुसंधान करना होगा। उसके बिना हम कोई व्यवस्था कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमको एडवांस्ड स्टडीज माने प्रगत अध्ययन, गहन अध्ययन और अनुसंधान और उसके लिए शास्त्रों का, ग्रंथों का निर्माण, इस प्रकार की व्यवस्था को पहले देखना होगा। अब आप इसके साथ पुनरुत्थान विद्यापीठ के विचार को जोड़िए। पुनरुत्थान विद्यापीठ गुरुकुल नहीं चलाता, लेकिन यही सब करता है। तो एक बड़े पैमाने पर यही हमको पहले करना होगा। फिर उसके साथ दूसरा आएगा शिक्षकों का निर्माण करो, तो आचार्य निर्माण ये भी करना होगा। और इसके लिए सारे संदर्भ हैं, जो ग्रामों में जाकर करें, जो नगरों में जाकर करें, जो वनों में जाकर करें। ऐसे इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार के शिक्षकों का निर्माण करना, इसका एक डिपार्टमेंट होगा, इसका एक विभाग होगा। फिर उसके लिए गुरुकुलों की माने विद्यालयों की रचना कैसे होगी, उनके कितने प्रकार होंगे, उसको एक बार सॉर्ट आउट करके वो समझना होगा। तो पूरे देश में ये शैक्षिक व्यवस्था कितने रूपों में होगी, कितने प्रकार की होगी, कैसे कैसे उसका प्रावधान होगा, इसका एक गहन चिंतन मनन करना, उसके आधार पर प्रारूप तैयार करना, उसके आधार पर मैनुअल्स तैयार करना, ये सारा काम पहले करना होगा। भले ही हम इसके लिए 2 वर्ष दे, 5 वर्ष दे, 10 वर्ष दे, लेकिन ये सारा हमको पहले करना होगा। तो पूर्ण उसका सूत्र क्या है? संपूर्ण देश की शिक्षा की व्यवस्था को आप ध्यान में लो, उसके संदर्भ में विचार करो। एक एक विद्यालय के संदर्भ में विचार नहीं करना, इसके संदर्भ में विचार करना। दूसरा, हमको पूरे देश में एक नेटवर्क तो ऐसा काम के लिए बनाना होगा, क्योंकि ये जो सारा अनुसंधान का काम है, अध्ययन का काम है, शिक्षक निर्माण का काम है, मैनुअल्स तैयार करने का काम है, वो एक केंद्र पर नहीं होगा। तो विभिन्न केंद्र इसके बनेंगे विभिन्न स्थानों पर। तो देश भर में ऐसे कितने स्थानों पर हो सकते हैं? अभी हम परसों संदीप जी के साथ बात कर रहे कि विद्वत परिषद को हमने यदि अखिल भारतीय बनाना है तो क्या करेंगे? तो जैसे हमको एनालॉजी ऐसे सूझी कि जैसे भगवान शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना की, किस बात के लिए? धर्म को व्यवस्थित करने के लिए। जगन्नाथपुरी, बद्री केदारनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम, ये तो ये फिर एक श्रृंगेरी, ऐसे 4 धाम बनाए। उस प्रकार से हम भी 4 दिशाओं में 4 केंद्र बनाए, लेकिन उनके नाम क्या देंगे? तो हमारे प्राचीन विद्यापीठों के आधार पर देंगे। तो पूर्ण पूर्व भारत जो है उसके लिए काशी का केंद्र होगा। अब वो काशी में ही होगा ऐसे नहीं, लेकिन जैसे हम तक्षशिला का नाम देते हैं, जैसे हम याज्ञवल्क्य का नाम देते हैं, ऐसे ये काशी विभाग, पूरा काशी क्षेत्र कहो तो काशी क्षेत्र। उसी प्रकार से कश्मीर क्षेत्र उत्तर भारत के लिए, क्योंकि कश्मीर हमेशा ज्ञान का केंद्र रहा है, वहां सर्वज्ञ पीठ है, शारदा पीठ है, तो कश्मीर ये दूसरा होगा। अब पश्चिम भारत में ऐसा कौन सा प्राचीन विद्यापीठ है? तो वल्लभी है, तो वल्लभी क्षेत्र, और दक्षिण में कांची। ऐसे 4 क्षेत्र हमारे बनेंगे। अब इन क्षेत्रों का विस्तार जैसे जैसे होगा वैसे वैसे इनके भी उपकेंद्र बनते जाएंगे। तो ऐसे हमारे केंद्र करना, माने
एक मुख्य केंद्र से विकेंद्रित होते होते पहले 1 से 4, फिर 4 से 20, 20 से 100, ऐसे हमारे केंद्रों का विस्तार होता जाएगा। तो ये एक से अनेक होने की प्रक्रिया है। ऐसे हमारे केंद्र होते जाएंगे। काम क्या होगा उसमें? वही जो अध्ययन, अनुसंधान, सामग्री निर्माण, शिक्षकों का निर्माण, यही काम होगा। तो पहली बात यह है कि इसमें शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रार्थ चिंतन और युगानुकूल शास्त्र निरूपण और उसके लिए आवश्यक सामग्री और इसके लिए आवश्यक व्यक्तियों का निर्माण करना, ये इसका प्रमुख कार्य रहेगा। तो ये एक मुख्य हुआ। फिर क्षेत्रों से विस्तार होगा, ये तो मैंने अभी बताया। अब इन सबके मूल में शैक्षिक विचार एक ही रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक ही रहेगा, इसका क्या मतलब है? वेदो खिलो ज्ञान मूलम, तो वेद यही हमारा मूल रहेगा। उसका ज्ञान विभाग बोलो तो उपनिषद, औपनिषदिक चिंतन यही हमारा मूल रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कांची क्षेत्र है उसमें और कुछ होगा, या कश्मीर क्षेत्र है उसमें और कुछ होगा, या काशी क्षेत्र में और कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। शैक्षिक जो उसका शैक्षिक उसका जो विभाग है वो सर्वत्र एक ही होगा। तो दैट विल बी ए सिंगल स्कूल ऑफ थॉट। जो विचारधारा है वो एक ही रहेगी, अलग अलग विचारधाराओं वाले ये नहीं रहेंगे। दक्षिण भारत का है माने कांची है तो सब दक्षिण भारत का चलेगा, और काशी है तो सब असमीज और बंगाली और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। ये तो स्थान है, परंतु इस प्रकार के विचारधारा एक ही है, तो अध्ययन के विषय भी एक ही हैं। अध्ययन में का स्वरूप एक ही प्रकार का है, परंतु अलग अलग है। तो जैसे उसमें विस्तार की योजना भी धीरे धीरे बनेगी। विस्तार की योजना किसके आधार पर बनेगी? तो शिक्षकों के आधार पर बनेगी। तो हमारे शिक्षक ऐसे होने चाहिए कि जो जाएंगे और नया केंद्र शुरू करेंगे, जाएंगे और नया केंद्र शुरू करेंगे। ऐसे ये विस्तार की कल्पना इस प्रकार के होगी। तो एक से ही विस्तार होंगे। अब हो सकता है हम इसको राम विद्यापीठ कहते हैं तो इनको भी हम काशी विद्यापीठ कहें या कांची विद्यापीठ कहें, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वह विद्यापीठ ही रहेगा। अब रचना कैसे होगी? तो इन सारे जितने भी विद्यापीठ हैं उनके कुलपति रहेंगे। तो फिर जो राम विद्यापीठ है उसके कुलपति है वो कुलाधिपति होंगे। तो ये सारे कुलपति कुलाधिपति के साथ जुड़े हैं। तो कुलाधिपति एक ही होगा, कुलपति अनेक होंगे, शिक्षक उससे भी अनेक होंगे। फिर किसको हम विद्यापीठ का दर्जा देंगे, किसको हम विद्यालय का दर्जा देंगे, गुरुकुल का दर्जा देंगे, उसका विचार भी होगा कि कौन सा स्तर होगा तो उसको विद्यापीठ कहेंगे, कौन सा स्तर होगा तो उसको गुरुकुल कहेंगे, कौन सा स्तर होगा तो उसको महाविद्यालय कहेंगे। तो दूसरा काम होगा हमें टर्मिनोलॉजी का निर्माण करना कि हम कौन सी शब्दावली प्रयोग करेंगे। जरूरी नहीं आज जो की जाती है वैसे ही करें, परंतु हमारी शब्दावली का भी हमें निर्माण करना पड़ेगा। ऐसे ये विस्तार की बात हुई। और जब 1 से 10,000 हो गए तो 10,000 का इंटरकनेक्शन कैसा रहेगा, एक दूसरे के साथ कैसे वो जुड़े रहेंगे और कैसे संचालित होंगे, इसका हमको विचार करना होगा। अब ये जब संचालित होंगे एक केंद्र से, तो हमारे मन में वही अफिलिएशन और कंट्रोल, नियंत्रण और यही सारी बातें आती हैं। फिर उसका संविधान, फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसका रजिस्ट्रेशन और ऐसी ही बातें सारी आती हैं। वो आती किस लिए है? अभी की व्यवस्था वैसी ही है इसलिए आती है, परंतु उसमें भी हमें मौलिक रूप में विचार करना होगा कि एक दूसरे के साथ का जो बॉन्डेज है, संबंध है, वो किस रूप में रहेगा, कितना
विधिवत रहेगा, कितना स्वैर रहेगा। अब इसमें जो सबसे पहला तत्व आता है वॉलंटरीली कंपल्सरी, ये सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा। ये वॉलंटरीली कंपल्सरी ये छोटी मोटी संकल्पना नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा सिद्धांत है कि कैसे संबंध एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, कैसे निष्ठा बनी रहती है और कैसे विश्वास बना रहता है। तो अब भारतीय ज्ञान क्षेत्र है, तो उसमें श्रद्धा, विश्वास, स्वेच्छा, अनुशासन और नियम पालन, ये सब निहित है। इसकी सुरक्षा कैसे हो, इसका विचार हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान का क्षेत्र है, ये शासन का क्षेत्र नहीं है, ये प्रशासन का क्षेत्र नहीं है, ये ज्ञान का क्षेत्र है। ज्ञान के क्षेत्र में भी अर्थ विचार तो आता है, योगक्षेम चलना है, इसलिए ज्ञान के क्षेत्र में भी व्यवस्था तंत्र का तो विषय आएगा, क्योंकि इतना सारा विस्तार है, उस विस्तार को एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रखना है। तो फिर हम यांत्रिक न बने और कानूनी रूप से ही बाध्यताएं निर्माण न हो। कानून अवश्य हो, संविधान अवश्य हो, ये रचनाएं अवश्य हो, परंतु उसका जो प्राण तत्व है, उसका जो आत्म तत्व है, वह है श्रद्धा, विश्वास, स्वेच्छा से अनुशासन और नियम पालन और पराकोटि का समर्पण और निष्ठा। ये सारे हमारे आधारभूत तत्व होंगे, क्योंकि ज्ञान का जो व्यवस्थित, ज्ञान का जो मैनिफेस्टेशन होना है, वो तो इन रूप में ही होगा। उसके बाद फिर शास्त्र का अध्ययन और ये सारी बातें आएंगी। तो ऐसे कोई हमको पद्धति विकसित करनी होगी कि इन तत्वों के आधार पर एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे। तीसरी बात है, ऐसा सारा करने के लिए हमें जो शिक्षक हैं, उनमें से कुछ लोग प्रवास करने वाले, नित्य नियमित प्रवास करने वाले ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे जो संचार माध्यम है, उनके माध्यम से ही संपर्क बनाए रखना और उनके ऑनलाइन सब कुछ होगा। ये वृत्त भेजो, ये संख्या भेजो, ऐसा करके संकलन रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर प्राणवान करना है, जिंदा बनाना है, तो हमें प्रवासी आचार्य चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे वर्ष भर में कुछ मास तक एक स्थान पर रहे, कुछ मास तक दूसरे स्थान पर रहे, ऐसे भी हो, और महीने में एक सप्ताह दूसरे स्थान पर जाकर रहे, ऐसे भी हो। ये प्रवास योजना इसका प्राण तत्व रहेगी। ऐसा हमको संबंध बनाए रखने के लिए ये चाहिए, समाचार पहुंचाए रखने के लिए ये चाहिए। भारतीय समाज में जो धर्म व्यवस्था थी, धर्म माने आचार धर्म की मैं बात कर रही हूँ, वो तात्विक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, आचार धर्म। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये खाकर करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। एकादशी के भी विभिन्न स्वरूप होते हैं, रोज के सामान्य भोजन से भी अधिक अच्छा भोजन करना, यहाँ से एकादशी का व्रत शुरू होता है, तो निर्जला एकादशी भी एकादशी ही होती है। तो ऐसी सारी जो विधि विधान है, वो हमारे यहाँ कैसे तय होते थे? तो जो साधु, सन्यासी, संत, महात्मा ये सब होते थे, वे घूमते रहते थे और भिक्षा मांगते थे और प्रत्येक स्थान के समाचार इकट्ठे, वो मधुमक्खी की तरह समाचार इकट्ठे करते थे, समाज की स्थिति का आकलन करते थे। फिर वो स्थानिक भी मेले लगते थे, तो उन मेलों में धर्म संसद होती ही थी, वहां इसका आदान प्रदान होता था। और कुंभ मेले जैसी व्यवस्था में तो देश भर की स्थिति का आकलन करके, कौन आकलन पहुंचाता था? तो ऐसे साधु, सन्यासी, संत
ये सब जो हैं वो सब ऐसे समाचार ले लेकर आते थे, उनका आदान प्रदान होता था, उसके ऊपर चर्चा विमर्श होता था, उग्र भी होता था, गहन भी होता था, विस्तार से भी होता था। और फिर वो जो धर्म संसद के अध्यक्ष होते थे वे सभी बातों में निर्णय देते थे कि हाँ आज से ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। फिर से वहां आए हुए सारे साधु सन्यासी सब गांव गांव तक पहुंचते थे और इस बार ये तय हुआ है इसलिए आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा पूरी जो व्यवस्था गांवों से, छोटे छोटे स्थानों से एक केंद्र पर और एक केंद्र से अनेक केंद्रों पर पहुंचते थे। अब हमारा ज्ञान क्षेत्र है तो ज्ञान क्षेत्र में तो आचार्य ही ये सब करेंगे और कुलाधिपति इसके केंद्रवर्ती व्यक्ति रहेंगे जो निर्णय देंगे। कुलपति इनके उपकेंद्र रहेंगे, वो भी आएंगे। तो विभिन्न स्तरों के ऐसे विमर्श होते रहेंगे। इसलिए ये स्थावर के साथ साथ जंगम भी बनेगा। स्थावर माने एक स्थान पर रहने वाली व्यवस्था तो है, साथ में पूरे देश में विचरण करने वाली, विहार करने वाली व्यवस्था भी साथ में ही रखनी होगी। और फिर ऐसे घूमते घूमते हमको दो छोरों से शुरू करना होगा। एक तो केंद्रवर्ती है जो पूरे देश का केंद्र है, और दूसरा छोटे से छोटा उसका केंद्र है। जैसे हम कहते हैं ना कि तना भी होता है, शाखाएं उपशाखाएं भी होती हैं, और अंतिम छोर होता है उसका फल। ऐसे ये अंतिम छोर होगा हमारा छोटा सा विद्यालय, जिसको हम गुरुकुल कहेंगे। तो गुरुकुल से ये विद्यापीठ तक की ऐसी रचना हमारी बनेगी। अब ये गुरुकुल इतना बड़ा नहीं करना कि पूरी की पूरी शक्ति उसके संचालन में ही लग जाए, तो छोटे छोटे केंद्र बनाना, जितने छोटे हो सकते हैं उतने छोटे छोटे केंद्र बनाना, वहां से कनेक्टिविटी केंद्र तक बने ऐसी एक व्यवस्था बनाना। और केंद्र से, राम विद्यापीठ के केंद्र से, कुलाधिपति से ये छोटे गुरुकुल का जो आचार्य है वहां तक की एक सिस्टम बैठाना, और प्रवास के माध्यम से सबको सबके साथ जोड़े रखना, और विचार भी शुद्ध रखना, विचार भी वही रहेगा, ऐसा करना। ये ऐसी कोई राम विद्यापीठ की हमें रचना करनी होगी। इसके और अधिक अनेक आयाम हैं, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। आज मैंने केवल उसका जो मूलभूत, जहाँ जो प्रस्थान बिंदु है, जहां से शुरुआत होगी और जहां वो अंत में पहुंचेगा। तो छोटा विद्यालय जब मैं कहती हूँ तो देश भर में लाखों की संख्या में होंगे, परंतु केंद्र उसका एक ही रहेगा। ऐसे केंद्र, उपकेंद्र, उपकेंद्र और गुरुकुल, इस प्रकार का हमारा एक नेटवर्क पूरे देश भर में बैठेगा। उस दिन हम कह रहे थे कि 140-150 करोड़ की जनसंख्या के लिए कितने विद्यालय चाहिए? 10 लाख विद्यालय चाहिए, समझो हमने कहा। तो 1 से 10 लाख इसकी कनेक्टिविटी का विचार करना ये हमारे लिए आवश्यक रहेगा। तो आज मैं यही रुकती हूँ, इसके ऊपर विचार करिए, चिंतन करिए। अगली बैठक में इसका हम विस्तार करेंगे। अभी समय कितना रहा है उसके अनुसार प्रश्न। 15 मिनट शेष है, 7 बजे है। 15 मिनट है, तो 15 मिनट के लिए मैंने लिखा ही था कि प्रस्तुति और प्रश्नोत्तर। तो प्रस्तुति थोड़ी और कम होनी चाहिए थी, प्रश्न के लिए समय रहता, परंतु जितना है उतने में भी हम ये कर सकते हैं। ताई मनु बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ ताई, 3 बातें मेरे मन में आई थी जब आपकी बात सुन रहे थे। एक तो ये जो हम
केंद्रीय विभाग की बात करते हैं, हाँ, हाँ जी, मैंने राम हाँ जी, राम विद्यापीठ केंद्र में रहेगा हाँ, ये हाँ, बात हमने हाँ, शुरू कहाँ से करी थी कि जो शिक्षा विभाग है वो बंद करना है। हाँ, तो मैंने इसका स्वरूप अलग है, लेकिन अभी उसकी जो शब्दावली है वो ऐसी केंद्रीय वर्ती ही लगती है। तो हाँ, एक एक विचार तो ये आया था कि आपने भी बोला शब्दावली पे हमको ध्यान देना है कि हमको वो ऐसा अपनी ना लगे कि ये पहले जैसा ही व्यवस्था है लेकिन हमारी व्यवस्था है बस, है ना। हाँ, एक विचार ये आया। दूसरा विचार था ये आया था कि आपने बोला ये जो शाखाएं हैं और पत्ते हैं और ये बने तने के साथ उनका संबंध कैसा होगा। विचार जो जो शैक्षिक विचार है वो एक ही है, लेकिन हाँ, व्यवस्थाएं अपनी स्वायत्त रहेंगी इस रूप में कैसे रखते हैं। तो मेरे हाँ, मन में विचार आ रहा था ये ऐसा तो सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में ही हो सकता है। हाँ, तो तो मैंने करो। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ तो मैंने हमको ऐसे लोगों को नहीं ढूंढना है, ऐसे शिष्यों को ढूंढना है या ऐसे शिष्य बनाने हैं जो ये परंपरा को आगे ले जा पाए। नहीं तो ये जो श्रद्धा है और ये जो सभी बातें हमने करी वो तभी नहीं होगा, रहेंगी। तभी होगा, हाँ, हाँ, और तीसरी तभी बात तो होगा। ये आई कि जो आपने बोला कि छोटे से जो अंतिम जो गुरुकुल है या विद्यालय है वो जितना छोटा हो उतना छोटा बनाना चाहिए। हाँ, हाँ, भाई इसमें हमको सोचना चाहिए कि मैंने ये जो छोटा बनाने का एक मापदंड तो ये है कि हमारी सारी शक्ति उसकी व्यवस्था में ना जाए, हाँ, लेकिन एक मापदंड ये भी होना चाहिए कि हमको मैंने वहां पर कितने विषय पढ़ाने हैं या कितने वर्ष तक पढ़ाना है। मैंने ये हाँ, जो 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 संख्या की हम बात कर रहे हैं कि वो कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, वो इस पे हाँ, भी मैंने अगर हमको 64 कलाएं पढ़ानी है ना, तो उसके हिसाब से व्यवस्था करनी है। अगर हमको एक ही कला पढ़ानी है तो उसके हिसाब से, तो जो छोटा बड़ा है वो हम क्या सिखा रहे हैं उस पे भी डिपेंड करेगा। तो उस पे भी हमको थोड़ा विचार करना चाहिए, ऐसा मेरे उसको, मन में आया। हाँ, तीन बिंदु उसको आए थे। उल्टा उल्टा करो ना, छोटा ही करना है, एक ही कला सिखाएंगे। ये भी विचार करने की पद्धति है ना, कि हमको तत्व क्या है इसमें, मैनेजेबल रखो। आप फ्री रह सको प्रवास करने के लिए, आप फ्री रह सको दूसरे कोई कार्यक्रमों के लिए, ऐसा हमको करना है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए जैसे हम कहते हैं, हम विद्या भारती में थे या संघ में भी हैं, कि अब मैं उदाहरण के लिए मैं शिशु वाटिका प्रमुख हूँ और मेरा दायित्व अखिल भारतीय है। अब मुझे क्या करना चाहिए, तो व्यावहारिक विचार करके 50% मेरा सामर्थ्य विषय के विकास में जाएगा। मैंने उसका चिंतन, उसका अध्यापन, उसका लेखन, उसके नवीन नवीन प्रयोग, ये तो विषय शैक्षिक हुआ। लेकिन 50% मेरा सामर्थ्य मेरे बाद कौन होगा शिशु वाटिका प्रमुख, उसको तैयार करने में जाएगा। और मुझे मेरे स्थान पर मेरे आगे काम कर सके ऐसे कम से कम 4 लोगों को तैयार करना चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक गुरुकुल चलाने वाले ने विचार करना चाहिए। तो उत्तराधिकारी का विचार, उत्तराधिकारी कहीं से आते नहीं है, उत्तराधिकारी तैयार करने होते हैं। तो प्रमुख है, उसका दायित्व क्या बनता है फिर। इस रूप में मैंने कहा ना कि हमारी शब्दावली, हमारी प्रक्रिया, हमारी पद्धति, ये सब शिक्षा ज्ञान क्षेत्र को अनुकूल हो इस प्रकार से बनेगी। तो ये तो एक छोटा सा विचार है, ऐसे 50 होंगे जिसके ऊपर हमें विचार करना होगा। इसलिए सबसे पहले चिंतन का विषय है। तो पहले बुद्धि में चिंतन होगा, फिर कागज पर उतरेगा। वो भी कहाँ तक एक वर्केबल हो ना, प्रयोग तुरंत शुरू करो ये, और करते करते फिर उसमें सुधार करो, ऐसी नीति भी अपनानी होगी। जी ताई। हाँ, और सनम बस। ताई, मैं गौरी। हाँ जी, अ, हाँ जी। आप ये कह रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च में अगेन रेफरेंस बुक्स करना
है, फिर आयुर्वेद प्रकार से क्या सिखाना है, ये सब हाँ, तो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि पुनरुत्थान ने तैयार किया हुआ है। तो इज दैट फॉर मोर टू एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल कैसे करना है उसका इलेबरेशन करने के लिए, और रीथिंकिंग ऑन दैट? हाँ, सब जितना है उतना तो हमारे पास है ही। और क्या चाहिए इसका विचार करना। उदाहरण के लिए मैं कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, मैं तो आईआईटी भी नहीं कह रही हूँ, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, इसका हम क्या पर्याय देंगे। इट इज ए माने हैजार्ड है टेक्नोलॉजी, ये कितना बड़ा हैजार्ड है, और उसका हम क्या करने वाले हैं। क्या हम संहार करेंगे, क्या हम रिप्लेस करेंगे, क्या हम रिसर्जेंस की बात सोचेंगे, क्या करेंगे। तो ये तो रिसर्च का विषय है ही, बनता ही है। हमारी समाज व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है तो क्या करेंगे। जाति व्यवस्था आज कितना कितना कठिन हो गया है, उसकी बात ही नहीं कर सकते। वर्ण व्यवस्था बात ही नहीं कर सकते हम। कुल परंपरा बात ही नहीं करते लोग। अभी तो अपना नाम बताते हैं ना, तो सरनेम नहीं बताते। क्यों? अरे जाति जाति नहीं बताना है, जाति नहीं बताना है। तो कुल का क्या होगा फिर। हम तो कुल को ही डिनाई कर रहे हैं। तो ये सारा बहुत कठिन मामले हो गए हैं ना। तो हमारी शिक्षा में ये तो सब आएगा। जैसे अर्थ चिंतन है, ऐसा समाज चिंतन भी होगा। तो ज्ञान चिंतन के ही ये सारे के सारे हिस्से हैं, अंग हैं। इसलिए हमें पहले पूरे ज्ञान क्षेत्र का अंगांगी संबंध क्या है, इसको स्थापित करना होगा। फिर इसका जीवन क्षेत्र में, राष्ट्र जीवन में समाज व्यवस्था का स्थान कहाँ है, और समाज व्यवस्था में फिर ये सारे वर्ण जाति कुल और भी शब्द हम नए खोज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है। अंग्रेजी शब्दावली का क्यों नहीं करना है, वो इट रिफ्लेक्ट्स इट्स आइडियोलॉजी, विचारधारा को करते हैं, विचारधारा को बताते हैं, इसलिए अंग्रेजी शब्दावली नहीं चाहिए। तो हमारी जो प्राचीन शब्दावली है उसको भी तो हम नूतन बना सकते हैं। वही तो मौलिकता है। तो हमारा टैबू ये भी नहीं है कि वेद में कहा तो ब्राह्मण शब्द का ही प्रयोग करो, मर मिट जाओ ब्राह्मण शब्द की स्थापना के लिए, परंतु अनुकूल कुछ मत बनाओ, ऐसा भी नहीं है। तो हमें ओपननेस, जो विद्वत्ता की एक लाक्षणिकता तो है, वह लचीला है, ओपन है, साहसी है, सामर्थ्यवान है। हाँ, आज जरूरत ऐसी है तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा जिसको अपने ऊपर भी विश्वास है। ऐसे हमको समर्थ आचार्य तो निर्माण करने होंगे। एक और हाँ चीज जी। ताई लग रहा था कि ये नेटवर्क में ऑलरेडी बहुत सारे लोग एट एक्सपेरिमेंटल लेवल, या बिकॉज दे आर हाँ। पैशनेट अबाउट सर्टेन थिंग्स, दे वुड हैव स्टार्टेड। जैसे संदीप जी कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एक हाँ। कक्षा में कह रहे थे, तो समवेयर आई थिंक ये अभी प्रवासी शिक्षक जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही आई थिंक नेटवर्क यूनिट में कहीं पे इन लोगों का जो ज्ञान और अनुभव है उसका संग्रहण करना भी एक स्टेप हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। ताकि हाँ। that becomes a starting point for which type of हम्म, gurukulas हम्म, show their expertise। एक एक कलाकार कर रहे हैं तो we can know who is doing what already। हाँ, परंतु मुझे ये विचार भी आता है कि 64 कलाओं में क्यों बन रहे हैं। वो तो 30 भी हो सकती हैं और 90 भी हो सकती हैं। तो मैंने जो अभी ओपननेस कहा ना, वो ओपननेस कि आज 21वीं शताब्दी में हम कैसे विचार करेंगे। और दूसरा जो अभी आपने कहा कि अभी भी लोग प्रयोग करने वाले जो लोग हैं,
तो हमें ये विचार तो करना ही चाहिए कि जो भी हमारे शिक्षक होंगे, जो भी हमारे कुलपति होंगे, वो सारे 140 करोड़ में से ही आने वाले हैं, अंतरिक्ष से थोड़े आने वाले हैं। तो जो 140 करोड़ में से कौन आएंगे? तो ऐसे लोग हैं जो प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो लेखन भाषण कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको कुछ करना है। और पुनरुत्थान में कैसे लोग आते हैं? ऐसे ही तो लोग आते हैं जिनको कुछ करना है, जिनमें कुछ सामर्थ्य है, जिनके मन में बहुत ऐसी तीव्र इच्छा है कि कुछ अच्छा करो, कुछ बदलो, कुछ प्रयास करो। ऐसे ही तो हैं। तो ऐसे समाज में हमारे बहुत लोग हैं, उनको साथ में जोड़ो। तो ये कुलपति का ये कुलपति का काम रहेगा कि ऐसे लोगों को जोड़ो। एक विभाग इसका भी रहेगा, एक विभाग ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं ना, वे आज तो वो चल रहा है ना, वो मैकॉली का चल रहा है, अब उसको वशिष्ठ मुनि का बनाना है। तो वो तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी, कैसे बदल करेंगे, ये भी होगा, ये भी एक डिपार्टमेंट होगा कि यहाँ प्रोसेसिंग होता है, प्रक्रिया होती है। काहे की प्रक्रिया? ट्रांसफॉर्मेशन की, रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। तो हमारे विभाग भी सारे बहुत भिन्न प्रकार के रहेंगे। भाई इसमें एक जो हमारी इवेंचुअल संकल्पना है, जो फाइनल संकल्पना है, उसमें मैंने एक गांव की संकल्पना है जो एक आर्थिक इकाई है, और एक कुटुंब की संकल्पना है जो एक सामाजिक इकाई है ना। हाँ, तो हाँ, जब हम एक गांव को स्वायत्त आर्थिक इकाई के रूप में देखते हैं, तो जो उस गांव का विद्यालय रहेगा, उसमें जितने मैंने जो हम 64 और 90 और 30 कलाओं की हम बात कर रहे थे, उससे मेरे को विचार आ रहा था कि हमको मैंने उस गांव में ऐसा विद्यालय हो कि जितनी उसकी आवश्यकता हो, जिन जिन कलाओं की उस गांव को स्वायत्त बनाने के लिए आवश्यकता है, उतनी कलाएं तो वहां सिखानी चाहिए। एक समय तो ऐसा आएगा कि अधिकारी शिक्षा गुरुकुल में नहीं होगी, अधिकारी शिक्षा बाहर ही होगी। बाहर ही होगी। लेकिन जब तक नहीं होगी तब तक तो हमें सिखाना है। ये गांव को स्वायत्त बनाना भी एक ट्रांजिशन का पीरियड, एक संक्रमण काल रहेगा। हाँ, तो उसमें हमको उतने विषय और उतना सामर्थ्य उस गुरुकुल में रखना है या वहां तक लेके जाना है कि वो आर्थिक स्वायत्तता तक ले जाने में मार्गदर्शन कर सके, उसका शक्ति स्रोत बन सके, ऐसा भी हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए एक गांव, छोटा गांव है तो उस गांव का गुरुकुल उस गांव का न्यूक्लियस होगा कि वहां से समाज व्यवस्था, वहां से सारी सुरक्षा की व्यवस्था, वहीं से अर्थव्यवस्था, वहीं से धर्म व्यवस्था, वो सारी जनरेट होती हो और नियम रेगुलेट होती हो। ऐसा ही वो गुरुकुल रहेगा। ऐसा गुरुकुल जो बड़ों को, युवाओं को, बच्चों को, इन सब को अपना अपना काम करने के लिए या तो मार्गदर्शन करेगा, या सिखाएगा, या प्रेरित करेगा। ऐसा उस गुरुकुल का स्वरूप होगा। तो आवश्यकता के अनुसार कैसे गुरुकुल की यहाँ आवश्यकता है, उसका स्वरूप कैसा रहेगा, इसमें मौलिकता रहेगी। अब केंद्र से मैन्युअल नहीं बनेंगे। उस गुरुकुल का जो आचार्य है, प्रमुख है, उसको हम जो भी नाम दे, वो करेगा कि मेरा गुरुकुल कैसा बनेगा। हाँ, उसके लिए आदान प्रदान के लिए दूसरे गुरुकुल हैं, जहां से वो मधुमक्खी की तरह जो प्रचारक आचार्य हैं, प्रवासी आचार्य हैं, वो कुछ समाचार लेकर आएगा, बताएगा कि वहां ऐसा हो रहा है, यहाँ से वहां ले जाएगा। कहीं आसपास के 10 गुरुकुल एक साथ इकट्ठे मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे, ऐसा भी होगा। जी, इसमें तय
आज की बात से तो तीन चीजें एक साथ में एक रूप में समझ में आई है। एक तो है ज्ञान विस्तार, दूसरा है विचार विस्तार और तीसरा है कार्य विस्तार। कार्य विस्तार। तो ये तीनों करने के पूर्व इन पे जो चिंतन चाहिए वो बहुत गहरा चाहिए और उस पर हम चल रहे हैं, ये अनुभव भी आ रहा है। और जब हम देखते हैं कि ऐसा क्या है तो सबसे अच्छा उदाहरण तो संघ का है। पर आज जैसा पूरा स्वरूप पिछली बैठक और आज की आपकी बात में पिछली बार हमने जो किया उसको आपने हमारे ही मन की बात को आपने बहुत व्यवस्थित प्रकार से हमें समझाया। तो यूं लग रहा है कि ये तो उससे भी संघ 100 वर्ष में जहाँ पहुंचा है उससे भी अधिक काम हमें आने वाले 40 वर्ष में करना है। क्योंकि बौद्धिक और ज्ञानात्मक पक्ष जो है वो इतना आसान नहीं है। ये मात्र 1 घंटे की शाखा से हो जाए वैसा कार्य नहीं, ये तो उससे कई गुना अधिक सामर्थ्य और सक्षम बनने का कार्य है। खूब ऊर्जा लगने वाली है और उसी के अनुरूप योजना और टोली निर्माण कह ले, आचार्य निर्माण कह ले, वो तो बहुत अच्छे स्तर पर हम सबको मिलकर के करना होगा। तो ये इतना आज के उसमें पिछले के साथ जोड़कर समझ में आया था यार। तो मेरे ख्याल से समय तो हो गया है ना, तो पूर्ण करना चाहिए अभी। तो हमें विचार ऐसा, अब देखो संघ का पुण्य 100 वर्ष की तपस्या का पुण्य तो हमारे साथ है, साथ में मॉडल के रूप में, नमूने के रूप में वहां से बहुत कुछ लेने लायक है। हमें ज्ञान साधना करना है, ये बात महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें विस्तार के साथ साथ ज्ञान की प्रतिष्ठा करना ये महत्वपूर्ण है। और गुरुकुलों की बात जो है, छोटे जो है वो एक बार शुरू कर दो, प्रत्यक्ष भी शुरू कर दो। तो गुरुकुल शाखा के लिए रिप्लेस्ड बाय गुरुकुल, ये 1 घंटे की शाखा का प्रश्न नहीं है। ये गुरुकुल का माने ज्ञान क्षेत्र का एक छोटा सा केंद्र, छोटी इकाई कैसी होगी ये है। फिर ये सारी इकाइयां मिलेंगी कैसे और समाज की व्यवस्थाएं रिप्लेस कैसे होती जाएगी, इसका विचार ग्राम गुरुकुल से शुरू होगा। ग्राम जब इकाई होगा तब वह व्यवहार में ये ज्ञान किस प्रकार से भारतीय व्यवस्थाओं को बनाता है और अभी जो पश्चिम की व्यवस्था है उसको रिप्लेस करता है, यहाँ तक पहुंचेगा। इसलिए ज्ञान, उसके प्रतिष्ठा, उसके द्वारा होने वाला रिप्लेसमेंट, उसके द्वारा होने वाला नई पीढ़ी का निर्माण आज जितना कठिन होगा उतना दूसरी पीढ़ी में नहीं होगा। तीसरी पीढ़ी में तो इसका ही स्वीकार किया जाएगा कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है ना, वो फालतू की बात कहाँ से आ गई। अरे आप ट्रैक्टर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, हमारे बैल मर जाएंगे ना, बुद्धि है कि नहीं, कोई हृदय है कि नहीं, ऐसा कहने वाली तीसरी पीढ़ी तो होगी। आज की पीढ़ी के साथ बहुत झगड़ा करना पड़ेगा। अरे क्या तुम ट्रैक्टर, फिर वो कहेगा तो हाँ हमको तो ज्यादा चाहिए ना, आज के जमाने में तो ऐसा ही चलता है, कोई बात नहीं सुनेगा। फिर भी लोग बात सुनने वाले, करने वाले निकल गए हैं, वो बहुत अल्प संख्या में है। वो दूसरी पीढ़ी में वो व्यवस्थाएं स्थापित होती जाएंगी और तीसरी पीढ़ी में वो प्रतिष्ठित होती जाएंगी। क्या ये कौन लोग हैं, वो कौन सा ऐसा काल आ गया कि 19वीं शताब्दी में सारी ऊर्जा, यंत्र ये सब आए और टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई कि सारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब फिर से इसकी बात मत करो, ऐसा तीसरी पीढ़ी में ऐसा होगा। तो हमें ज्ञान का, पहले तो ज्ञान साधना, फिर ज्ञान की स्थापना और फिर ज्ञान की प्रतिष्ठा, और उसके आधार पर उसका व्यवहार जो होगा वही हमारा राष्ट्र जीवन होगा। तो इस प्रकार से राम विद्यापीठ राष्ट्र निर्माण का एक साधन बन सकता है। तो हम यहाँ पूर्ण करते हैं। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। राम राम। प्रणाम नमस्कार। ताई, राम राम। जी, नमस्कार। नमस्ते सभी।